नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज थर्ड ईयर की क्लास में आप सभी को पुनः टालकट पार्सन्स पार्ट 2 की स्टडी कराऊंगी। कल के क्लास में हमने पढ़ा था टालकट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी थी। ये सब तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि इस पेपर में हम विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई मुख्य अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में कई ऐसी अवधारणाएं दी हैं जिनको जानना और समझना आवश्यक है, तभी हम समाजशास्त्र को समझ पाएंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो है इन्हीं अवधारणाओं को हमारे समक्ष रखता है और हम समझने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में हम पढ़ रहे हैं टालकट पार्सन की सामाजिक क्रिया। और थोड़ा सा कल हमने पढ़ लिया था कि सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं और इसके विभिन्न तत्व कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया में परिस्थिति। इनकी परिभाषा में भी आपने कल पढ़ा था कि सामाजिक क्रिया कर्ता की परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसका अकेले कर्ता या सामूहिक रूप में उस समूह के व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्व होता है। तो पार्सन्स ये कहते हैं कि जब भी कर्ता कोई क्रिया करता है, चाहे वह अकेले करे चाहे वह सामूहिक रूप से, उसमें परिस्थिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आगे उन्होंने परिस्थिति को परिभाषित किया है, लिखा है कि परिस्थिति में उन्हीं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके प्रति कर्ता अभिमुख होता है, अर्थात कर्ता जिनसे प्रेरणा प्राप्त करता है या कर्ता जिनसे प्रेरित होता है वे उसकी परिस्थितियां होती हैं। पार्सन्स ने परिस्थिति के अंतर्गत अभिमुखता योग्य वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा है: सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक। सामाजिक वस्तुएं हम सब परिचित हैं। सामाजिक वस्तुएं वे होती हैं जिनके मध्य क्रिया, अंतः क्रिया, प्रतिक्रिया होती है। उन्हें पार्सन्स सामाजिक वस्तुएं कहते हैं। भौतिक वस्तुओं में इसके अंतर्गत वे सभी साधन, दशाएं आती हैं जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करते हैं। और सांस्कृतिक परिस्थिति में वे वस्तुएं आती हैं जिनके साथ लक्ष्य और साधनों का चयन किया जाता है। तो पार्सन्स के अनुसार कर्ता व्यक्तित्व के निर्माण में इन सांस्कृतिक वस्तुओं को सीख कर ही आंतरिकरण करता है। तो पार्सन्स के अनुसार परिस्थिति जो कि कर्ता को प्रेरणा प्रदान करती है, उसके 3 भाग हो सकते हैं। उसके 3 परिस्थिति में 3 वस्तुएं शामिल हो सकती हैं: सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक। आगे हम पढ़ रहे हैं कि क्रिया के सिद्धांत के संदर्भ विन्यास के घटक। पार्सन्स ने जो क्रिया का सिद्धांत दिया है उसको आगे हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। उसमें इसने 4 पार्ट्स में बांटा है, ABCD। तो पहला पार्ट हम लेते हैं A, कर्ता क्रिया की परिस्थिति एवं कर्ता की परिस्थिति के प्रति अभिमुखन। कि कर्ता जब भी कोई क्रिया करता है तो उसका क्रिया की परिस्थिति के साथ में और कर्ता की परिस्थिति के साथ में क्या अभिमुखन रहता है, क्या उसका मोटिवेशन रहता है। यह इसका किसी भी सामाजिक क्रिया को करने का पहला पार्ट है। इसको बांटा गया है आगे 3 भागों में। फर्स्ट, एक या अधिक कर्ता। किसी भी क्रिया को करने के लिए या तो अकेला व्यक्ति क्रिया कर सकता है या एक से अधिक व्यक्ति क्रिया कर सकते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक क्रिया में यह है कि कर्ता होना आवश्यक है। क्रिया तभी होती है जबकि कोई ना कोई उसको करता है, कार्य को अंजाम देता है। वह एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी। सेकंड है क्रिया की परिस्थिति। कर्ता की परिस्थिति से तात्पर्य है
एक अवस्था जिसमें कर्ता अपना कार्य संपादित करता है। फर्स्ट तो हम समझ ही चुके हैं, कर्ता होगा, कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई समूह उस क्रिया को करता है। अब परिस्थिति से तात्पर्य है कि क्रिया जब घटित हो रही है तो कोई ना कोई वहां पे उस समय जो परिस्थितियां, जो अवस्था होती है, वह क्रिया की परिस्थिति कहलाती है। एंड सी है कर्ता का परिस्थिति के प्रति अभिमुखन। अब जो परिस्थिति है, जो कर्ता है, उन दोनों के बीच में जो तालमेल है या जो संवेग है, ज्ञान है, योजना है, जो मानदंड है, वह कहलाते हैं कर्ता का परिस्थिति के प्रति अभिमुखन। कि कर्ता उस परिस्थिति में अपने आप को कैसा पाता है और उसके अकॉर्डिंग किस तरह की सामाजिक क्रिया करता है। संदर्भ विन्यास के घटक में बी पार्ट है कर्ता, क्रिया की व्यवस्था और संदर्भ बिंदु दोनों होता है। सामाजिक क्रिया के लिए कर्ता होना बहुत आवश्यक है और परिस्थितियां उसको प्रेरणा प्रदान करती है अपनी सामाजिक क्रिया को करने के लिए। तो इसके बी पार्ट में पार्सन्स ये बताते हैं कि कर्ता, क्रिया की व्यवस्था और संदर्भ बिंदु दोनों होता है। इसको भी दो भागों में उन्होंने बांट के समझाने का प्रयास किया है। पहला तो व्यक्ति या सामूहिकता में अंतर एंड सेकंड विषय वस्तु में विभेद। क्रिया की व्यवस्था में कर्ता एक व्यक्ति या सामूहिकता के रूप में हो सकता है, अर्थात व्यक्ति अकेला भी कार्य कर सकता है और एक समूह के रूप में भी कार्य कर सकता है। एक संदर्भ बिंदु के रूप में कर्ता हो सकता है या कर्ता विषय या सामाजिक वस्तु दोनों के रूप में हो सकता है। तो व्यक्ति और सामूहिकता के मध्य क्या अंतर है? जब व्यक्ति अकेला कार्य करता है तो वह व्यक्ति है और जब व्यक्ति समूह में कार्य करता है तो वह सामूहिकता है। और विषय वस्तु में विभेद से क्या तात्पर्य है? यह भेद इस आधार पर किया जाता है कि संदर्भ परिधि में कर्ता किस स्थिति में है, या वह केंद्र बिंदु में है या परिधीय स्थिति में है। इससे हम ये पता लगाते हैं कि कर्ता क्रिया की व्यवस्था में संदर्भ बिंदु और मेन रोल दोनों में हो सकता है। वह केंद्र बिंदु भी हो सकता है और वह संदर्भ बिंदु भी हो सकता है। तो ये बी पार्ट ये बताता है कि सामाजिक क्रिया में कर्ता सामूहिक और एकल और संदर्भ बिंदु और केंद्र बिंदु दोनों ही रूपों में कार्य कर सकता है। सी पार्ट ये कहता है क्रिया की परिस्थिति। तो क्रिया की परिस्थिति को या तो सामाजिक या असामाजिक वस्तुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो सकती है। जिन अवस्थाओं में सामाजिक क्रिया की जाती है वह सामाजिक क्रिया की परिस्थिति होती है। इसको सामाजिक और असामाजिक दो भागों में बांटा गया है। और सामाजिक, सबसे पहले हम ले रहे हैं सामाजिक वस्तुएं, उसको पुनः दो भागों में बांटा गया है, गुण कार्य संपादन विभेद एवं अभिप्राय के क्षेत्र का विभेद। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सामाजिक वस्तुएं क्या है। सामाजिक वस्तुओं में कर्ता या तो व्यक्ति या सामूहिकता के रूप में होता है। ये बार बार हम पढ़ रहे हैं कि कर्ता एकल या सामूहिक दोनों रूप में हो सकता है। इसमें कर्ता अपने आप को स्वयं के प्रति वस्तु मानकर और सामाजिक वस्तुओं के रूप में देखता है। सामाजिक वस्तुओं को पार्सन्स ने दो भागों में बांटा है, गुण कार्य संपादन विभेद। यह विभेद प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के आधार पे होता है। गुण कार्य संपादन विभेद, इसको प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के रूप में समझा जा सकता है। जब हम गुणों को महत्व देते हैं तो यह है अर्जित परिस्थिति। इसमें कर्ता प्रतिकर्ता के कार्य संपादन की क्षमता के अनुसार निश्चित किया जाता है। वह देखता है कि कार्य किस तरह से संपादित हुआ है। व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितना परिश्रमी है। जबकि एक प्रकार ये होता है जब कर्ता
को वह क्या करता है के स्थान पे वह क्या है पर फोकस किया जाता है, तो वह उसका प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर गुणों का निर्धारण है। तो जब गुण और कार्य का संपादन प्रदत्त और अर्जित दो अलग अलग तरह से किया जाता है तो उसे कहा जाता है सामाजिक परिस्थिति में गुण कार्य संपादन विभेद। अगला है अभिप्राय के क्षेत्र का विभेद। पार्सन्स का तात्पर्य है कि सामाजिक वस्तु से संबंधित सामाजिक कर्ता असीमित एवं अपरिभाषित उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए तैयार रहता है। मतलब सामाजिक कार्यों को करने के लिए कर्ता हमेशा तैयार रहता है और अपने क्षेत्र का विस्तार करता रहता है, उस क्षेत्र में ही अपने सारे सामाजिक कार्य संपादित करता है। क्रिया की परिस्थिति का दूसरा पार्ट है असामाजिक वस्तुएं। असामाजिक वस्तुएं कर्ता के अतिरिक्त सभी वस्तुएं असामाजिक वस्तुएं हैं। असामाजिक वस्तुओं को पुनः दो भागों में बांटा है, भौतिक वस्तुएं एवं सांस्कृतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं वे होती हैं जिनको स्थान और समय के आधार पर देखा जा सकता है। ये अंतः क्रिया नहीं करती, केवल मात्र वस्तुएं हैं और न ये संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, मूल्यांकनात्मक अभिमुखी होती हैं। अतः ये साधनों, परिस्थितियों, लक्ष्यों, वस्तुओं, बाधाओं और महत्वपूर्ण प्रतीकों का निर्माण करती हैं। तो भौतिक वस्तुएं वे होती हैं जिनसे हम प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन यह विभिन्न साधन, परिस्थितियां और महत्वपूर्ण प्रतीकों का निर्माण करती हैं। और सांस्कृतिक वस्तुएं, सांस्कृतिक वस्तुओं में सांस्कृतिक परंपरा या विरासत तत्व शामिल है और इनसे हमें एक अभिमुखन प्राप्त होता है सामाजिक क्रिया को करने के लिए। ये भी संवेग, ज्ञान और मूल्यांकन अभिमुखन के तत्व होते हैं। हम अपनी परंपराओं और विरासतों से ही ये समझ पाते हैं कि किसी भी कार्य को हमें किस तरह से संपादित करना है। तो पार्सन्स ये कहते हैं कि क्रिया का अभिमुखन होने के लिए, क्रिया की परिस्थिति के लिए दो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, सामाजिक और असामाजिक। सामाजिक में उन्होंने गुण कार्य संपादन विभेद और अभिप्राय के क्षेत्र के विभेद में बांटा है और असामाजिक वस्तुओं को भौतिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं में बांटा है। यह परिस्थितियां हमें सामाजिक कार्य करने के लिए, सामाजिक क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसका क्रिया विन्यास का फोर्थ पार्ट है कर्ता का परिस्थिति के प्रति अभिमुखन। क्योंकि सामाजिक क्रिया पूरी तरह से परिस्थिति पर आधारित है, परिस्थिति ही हमें अभिमुखन प्रदान करती है, प्रेरणा प्रदान करती है कि हम किस तरह से अपने कार्य को संपादित करें। इसे पुनः दो भागों में बांटा है, अभिप्रेरणात्मक अभिमुखन एवं मूल्य अभिमुखन। अभिप्रेरणात्मक, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, किन किन चीजों से हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है, इसको पुनः तीन भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक रीति, संवेगात्मक रीति और मूल्य अभिमुखन। ज्ञानात्मक रीति, इसके अंतर्गत अनेक प्रक्रियाएं अंतर्निहित होती हैं। इसके द्वारा कर्ता वस्तु को आवश्यकता पूर्ति से संबंधित करके देखता है। वह देखता है कि ये कार्य करने से मेरी आवश्यकता की पूर्ति होगी और उस कार्य को संपादित करता है। संवेगात्मक रीति, इसमें वे सब प्रतिक्रियाएं अंतर्निहित होती हैं जिनके द्वारा कर्ता वस्तु का उपयोग प्रभावशाली रूप में करता है। इसमें कर्ता द्वारा आवश्यकता पूर्ति या वंचना से संबंधित वस्तुओं का उपयोग सकारात्मक या नकारात्मक रूप से देखकर किया जाता है। तो संवेग हमें ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी कार्य को करने से हमारा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, यह ध्यान में रखकर ही वह सामाजिक क्रिया को करता है। एंड लास्ट है मूल्य अभिमुखन। इसके द्वारा उन सब पक्षों को स्पष्ट किया जाता है जिसमें कर्ता का अभिमुखन निश्चित मानक, मापदंड और
परिस्थिति के चुनाव के समय देखा जाता है। हमें ये देखना होता है कि परिस्थिति का चुनाव करते समय हमें किन किन चीजों की, किन किन सावधानियों की आवश्यकता है। तो कर्ता अपनी परिस्थिति के प्रति जब अभिमुख होता है तो एक मोटिवेशनल ओरिएंटेशन उसको प्राप्त होता है और इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखकर वह अपनी क्रिया को संपादित करता है। एंड इसका सेकंड पार्ट है मूल्य अभिमुखन। मूल्य अभिमुखन रीतियों को पुनः 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक रीति, प्रशंसात्मक रीतियां और नैतिक रीति। ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव मोड। मूल्य अभिमुखन की ज्ञानात्मक रीति को मानकों से संबंधित माना गया है। इनके द्वारा ज्ञानात्मक निर्णयों की तत्परता, सत्यता और निश्चितता का ज्ञान किया जाता है। ज्ञानात्मक रीति से, कॉग्निटिव रीति से तात्पर्य है कि इससे हम वचनबद्धता को समझ पाते हैं और मानकों से प्रेरित हो पाते हैं। सेकंड है प्रशंसात्मक रीतियां। मूल्य अभिमुखन की प्रशंसात्मक रीति में मानकों से संबंधित वे सभी वचनबद्धताएं अंतर्निहित होती हैं जिनके द्वारा संवेगात्मक निर्णयों की सत्यता की निश्चितता की जाती है। प्रशंसात्मक रीतियां संवेगात्मक रूप से निर्णयों को सत्य प्रदान करती है, सत्यता प्रदान करती है। एंड लास्ट, नैतिक रीति। मूल्य अभिमुखन की नैतिक रीति में मानकों से संबंधित वे विभिन्न वचनबद्धताएं अंतर्निहित होती हैं जिनके द्वारा विशिष्ट क्रियाओं के निश्चित परिणाम और क्रिया के प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके आधार पर क्रिया का मूल्यांकन किया जाता है कि क्रिया की व्यवस्था पर इसके प्रभाव को भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा में सबसे ज्यादा क्रिया की परिस्थिति को समझाने का प्रयास किया है और उसकी सामाजिक क्रिया के विभिन्न घटकों में भी हमने जाना कि इसके विभिन्न जो घटक थे उसमें सामाजिक, असामाजिक वस्तुएं, प्रेरणा आदि सभी का प्रभाव पूर्ण रूप से देखने को मिला। परिभाषा को मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूंगी कि पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को इस तरह से समझाया है। सामाजिक क्रिया कर्ता की परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसका अकेले कर्ता या सामूहिक रूप में उस समूह के व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्व होता है। ये परिभाषा भी हमें बता रही है कि सामाजिक क्रिया में कर्ता की परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है और कर्ता अकेले या सामूहिक रूप में किसी भी प्रकार से कार्य कर सकता है और यह व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक होता है। तो मुझे लगता है आप सभी को ये पेपर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप सभी बनाए गए वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपकी सोशियोलॉजी के प्रति समझ बढ़ सके और समाजशास्त्र को आप गहनता से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।